नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथराव कर दिया। कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते वक्त ये घटना सामने आई। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की। वहीं देश भर से इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कार के टूटे शीशे, कार के भीतर सीट पर चकनाचूर शीशे के टुकड़े और ये पत्थर। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की कहानी कह रहे हैं। कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते वक्त टीएमसी समर्थकों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। एक बड़ा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा लगा, जिसमें वो घायल भी हो गए। साथ ही काफिले के पीछे पीछे बाइक से चल रहे दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बवाल मच गया। सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के सभी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की नौटंकी बताया है। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, गुंडों का राज आज पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से आज ये सिद्ध करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आवाज मध्य प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जाएगी और इस गुंडागर्दी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देगा ही, पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष और उपाध्यक्ष मुकुल राय ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इधर भोपाल समेत देश की कई जगहों में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर दिल्ली में केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक बार फिर से किसान नेता गुस्से में हैं। किसान नेताओं ने बूटा सिंह के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि देश भर में अब वो रेलवे ट्रैक पर जाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने तारीख कौन सी होगी, जगह कौन सी होगी बताया नहीं। बूटा सिंह बुर्जा का यह कहना है कि सरकार की ओर से पीएम कुछ बोल रहे हैं, गृह मंत्री और कृषि मंत्री कुछ और बोलते हैं।
बूटा सिंह का आरोप है कि उनकी गाड़ियों को अब रोका जा रहा है, लेकिन अब हम जयपुर से दिल्ली हाईवे पूरी तरह से बंद करेंगे। बातचीत हमारी तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से टूट रही। अब सरकार पॉजिटिव एजेंडे के साथ आती है तब बात करी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा सरकार ने मान लिया कि कानून ट्रेड और कॉरपोरेट के लिए बनाए। आंदोलन अब देश के साथ विदेश तक जा रहा है। आप पहले ही जान चुके थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो मीटिंग नहीं बुलाएंगे। हमने फैसला किया कि जो मीटिंग भारत सरकार ने बुलानी है तो हल लेके आवे तो मीटिंग में जाएंगे, डिस्कस करना नहीं जाएंगे। पहला भारत सरकार शर्तां लाउंदी सी, कंडीशनां लाउंदी सी, हुण कंडीशन हमने लगाई है कि डिस्कस करने के लिए मीटिंग में नहीं बैठेंगे और तीनों कानून रद्द करने की बात होती है, हम मीटिंग में जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें अपने यूपी दौरे को लेकर जानकारी दी। रामेश्वर शर्मा ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने देश में संसदीय प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 राज्यों के विधानसभा स्पीकर की समिति बनाई, जिसकी पहली बैठक जनवरी में भोपाल में आयोजित की जाएगी। रामेश्वर शर्मा ने इसी बैठक को लेकर सीएम शिवराज सिंह से चर्चा की है। रामेश्वर शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात और यूपी के लव जिहाद कानून के अध्ययन पर कहा कि मध्य प्रदेश का लव जिहाद पर बन रहा कानून ज्यादा कठोर है। विधानसभा के सत्र की अवधि बढ़ाने के विपक्ष की मांग पर कहा कि इसका फैसला सर्वदलीय बैठक में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो लव जिहाद का कानून है वो बहुत कठोर बन रहा है और स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश भी लव जिहाद पर जो शिवराज जी कानून बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है, कठोर है। उत्तर प्रदेश में भी इस पे कानून बना के उन्हें अध्यादेश ला के लागू कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों प्रदेशों की नहीं बल्कि 7 स्टेट अब इसमें सम्मिलित हो गए। मध्य प्रदेश में मेयर और अध्यक्ष पद का आरक्षण तय होते ही अब जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। राजनीतिक दल भी चुनावी मोड में आ गए। टिकट के दावेदार बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने सभी नगरीय निकायों में एक तरफा कब्जा करने की तैयारी पहले से ही कर रखी है। वहीं कांग्रेस का कहना है उपचुनाव के बाद से ही कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव फतह करने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं हर मंडल स्तर पे, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो हम तो चुनाव की तैयारी में बैठे हैं। अब ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, जो चुनाव होने के बाद ईवीएम से लेके जनता पे आरोप लगाती है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे हर वार्ड में कार्यकर्ता सक्रिय हैं और जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके तुरंत बाद से ही कांग्रेस ने अपने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। तो कांग्रेस को कोई भी दिक्कत नहीं है, जब भी चाहे चुनाव। इंदौर में महापौर आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। बीजेपी को चुनाव जिताने से ज्यादा मशक्कत टिकट वितरण में करनी पड़ेगी, क्योंकि महापौर की सीट आरक्षण मुक्त सीट है। ऐसे में बीजेपी का हर नेता दावेदारी करेगा। बड़े नामों में जीतू जिराती, मधु वर्मा, कृष्ण मुरारी मोघे, सुदर्शन गुप्ता के नाम हैं। सभी विधायक और दूसरे अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन इनके अलावा वो नेता भी दौड़ में जिन्होंने अब तक किसी बड़े पद को नहीं संभाला। सांवेर उपचुनाव के दौरान जमकर मेहनत की, ये उनका आधार होगा टिकट मांगने का। उन्हें लगता है कि पार्टी उनकी मेहनत को पहचान कर मौका देने वाली है और ऐसे नामों में उमेश शर्मा, राजेश सोनकर, सावन सोनकर के नाम हैं। बीजेपी में इतने दावेदार होने की सबसे बड़ी वजह यह कि सभी को लगता है कि इंदौर नगर पालिक निगम पर बीजेपी काबिज होगी, क्योंकि पिछले 2 दशक से निगम पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि पहले विधायक रमेश मेंदोला को बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायकों को टिकट नहीं दिए जाने का बयान दिया और इसके बाद फिलहाल उस अटकल पर विराम लग गया। देखिए, बड़ा निर्णय है और बड़ा काम है और मेरी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। सर्वसम्मति से बैठ करके जो भी निर्णय होगा हम सब कार्यकर्ताओं के लिए वो सर्वमान्य होता है। देखिए, मैं इसको अपनी पार्टी की संपन्नता का प्रतीक मानता हूँ। एक समय था कि जब हम कैंडिडेट को ढूंढते थे
आज अगर एक सीट के लिए दावेदार 4 हैं तो ये हमारी संपन्नता का, हमारी ताकत का और बीजेपी की विस्तार का परिचायक है। मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में कोरोना वॉरियर की मौत पर सरकार की तरफ से मिली 50 लाख रुपए की राशि को परिवार से वापस लेने का एक मामला सामने आया। रतलाम जिले के हेड कांस्टेबल भुवनेश्वर सक्सेना की मौत 7 मई को उस वक्त हो गई जब वो कोरोना की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर डटे थे। उनकी मौत के बाद शासन ने 50 लाख रुपए की राशि 21 मई को उनकी पत्नी के खाते में डाली, लेकिन 5 दिन के भीतर पत्नी के बैंक खाते को फ्रीज कर 50 लाख की राशि शासन ने वापस ले ली। तर्क ये दिया कि मौत की वजह कोरोना नहीं बल्कि हार्ट अटैक था, जबकि परिजनों का दावा है कि जिस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी उस अस्पताल ने कोरोना का टेस्ट नहीं किया। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है, जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके इसकी हर मुमकिन कोशिश होगी। जो क्राइटेरिया है उसमें प्रिलिमिनरी लगता है कि वो नहीं आते हैं, परंतु उसके बाद भी सरकार की ओर से ये निर्देशित किया गया है कि इस पूरे मामले की जांच हो और यदि परिजनों को इस बात को लेकर कोई उनके ग्रीवियंसेस हैं, उनकी कोई समस्या है तो उसका निराकरण होना चाहिए। शहडोल जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थम नहीं रही है। जिला अस्पताल में भर्ती एक और बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल में 15 दिन में अब तक 19 नवजात ने दम तोड़ा है। आज दम तोड़ने वाले 1 महीने की बच्ची को बीते 8 दिसंबर को जयसिंह नगर स्वास्थ्य केंद्र से शहडोल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका। बच्ची के परिजन गोहपारू से लगे खन्नौंधी गांव के रहने वाले हैं। जिला अस्पताल में एक के बाद एक हो रहे नवजात की मौत से स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा सवाल उठा। स्वास्थ्य मंत्री खुद अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, इसके बावजूद बच्चों की मौत नहीं रुक रही। और आज की डेट में अपने यहाँ क्या कहते हैं 33 बच्चे एसएनसीयू में हैं और 7 बच्चे पीआईसीयू में हैं। और क्रिटिकल इसमें 2-3 बच्चे इसमें हैं क्या कहते हैं एसएनसीयू में हैं, हाँ, और एक बच्चा पीआईसीयू में है। अभी एक बच्चे की मौत हुई क्या होता है? एक बच्चे की मौत हुई 8 तारीख को रात को हुई है। वो 8 तारीख को रात को हुई है उसकी मौत। वो प्रीमेच्योरिटी है, क्या कहते हैं 1 किलो 150 ग्राम का बच्चा है और 7 से 8 महीने के बीच में प्रीमेच्योर पैदा हुआ है वो। शहडोल जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। मंडला जिले में भी आए बच्चों की मौत के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच 8 महीने में 298 बच्चों की मौत हो गई। 48 बच्चों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मौत को लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाया। सीएमएचओ आंकड़े छिपाते नजर आए। सीएमएचओ के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक 146 बच्चों की ही मौत हुई। वहीं अस्पताल में दूसरे बच्चों समेत कुल मौतों के सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इधर मैं देख रहा हूं 298 बच्चों की 8 महीने में मृत्यु। क्या देना चाह रहा है मध्य प्रदेश में? यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधे तौर पे कहना चाह रहा हूँ, झूठे वादे ना करें। स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो आपके आंकड़ों में 0 से 28 में अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 तक के 212 डेथ बता रहे हैं। मैं इससे डिनाई करता हूँ। लोग का प्रयास रहता है कि हर बच्चा हमारे पास अगर सीरियस तो टाइमली आ जाए, हम उसकी देखभाल करके उसे स्वस्थ करके उसके वापस परिवार में लौटाएं। कटनी के बिलहरी में बीते शनिवार को आयोजित नसबंदी शिविर में महिला की मौत हो गई। मामले में सीएम शिवराज सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह को जमकर फटकारा। रात होते ही कटनी कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद से हेल्थ विभाग में हड़कंप है। कलेक्टर के ट्रांसफर के बाद हेल्थ विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर YS ठाकुर कटनी की सीएमएचओ दफ्तर पहुंचे। महिला की मौत की जांच शुरू की। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए थे, जमकर हंगामा किया था। IBC 24 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कार्रवाई अभी देखते हैं कि किन किन की इसमें दोष है। वैसे तो सामान्यतः कोई भी इंजेक्शन कभी भी, कोई भी दवा कभी भी किसी व्यक्ति को जो है रिएक्ट कर सकती है। 100% सेफ्टी किसी भी चीज़ की नहीं रहती है, परंतु फिर भी उसमें देखा जाए कि उनने ठीक से दिया नहीं दिया, क्या तरीका रहा।
जबलपुर में मातृ मृत्यु दर के बढ़े आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में ला दिया। जबलपुर में इस साल जनवरी से अब तक 35,249 गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से 72 महिलाओं की मौत हो गई। बड़ी बात ये, मातृ मृत्यु दर की स्थिति जबलपुर ब्लॉक यानी कि जिला मुख्यालय में सबसे गंभीर है। इस साल अब तक 10,005 गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल लाया गया, जिनमें से 62 महिलाओं की मौत यहां हुई है। मातृ मृत्यु बढ़ने की वजह कोरोना में व्यस्तता को बताया गया। अधिकारियों का ये मानना है कि इस साल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मैदानी अमले की ड्यूटी लगी और इस वजह से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जच्चा बच्चा की मॉनिटरिंग पर कम ध्यान दे पाए। जबलपुर में इसी वजह से आंकड़ा है। आशा कार्यकर्ताओं को भी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कोरोना में काम करना पड़ा और उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक ये कार्य किया। तो ये लग रहा है कि थोड़ी सी मॉनिटरिंग में थोड़ी सी कमी हो गई होगी, क्योंकि उनको ये कोरोना का काम ज़्यादा करना पड़ा, इसलिए मृत्यु दर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी ओरछा में पर्यटन बोर्ड की पहल स्थानीय गाइड पर भारी पड़ रही है। दरअसल पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ऑडियो गाइड शुरू किया था। इस निःशुल्क सुविधा से पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटक ऑडियो डिवाइस लेकर अपने मन माफिक पॉइंट पर पहुंचकर वहां के इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते ऑडियो गाइड बंद कर दिया गया। अब जबकि धीरे धीरे फिर से पर्यटक आ रहे हैं तो बेरोजगार बैठे गाइड ये आस करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन ऑडियो गाइड उनके सामने परेशानी है, चुनौती। इन गाइड्स ने पर्यटन बोर्ड से गुहार लगाई कि ऑडियो गाइड को स्थिति सामान्य होने तक बंद रखा जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चल पाए। दूसरा चीज, हम लोगों का भी शासन को ध्यान रखना चाहिए। 8 महीने हो गए हैं बेरोजगारी झेलते हुए और उसके बाद भी शासन ने या तो कोई भत्ता भी नहीं दिया हम लोगों को बेरोजगारी। दूसरी चीज, अब जैसे ही हम लोगों का पर्यटन धीरे धीरे चालू होने लगा है तो ये ऑडियो गाइड भी हम लोगों की जीविका में एक बहुत बड़ा अड़ंगा पैदा कर रहा है। टूरिस्ट आता है, ऑडियो गाइड ले जाता है तो हम लोगों को गाइड में नहीं लगते हम लोग। अच्छा। और जो है पहले भी हम लोग 6-7 महीने से परेशान थे, जैसे तैसे हम लोगों को यहाँ पर काम मिला तो ये ऑडियो गाइड ने हमारा सारा रोजगार काम कर दिया। ऑडियो गाइड की सुविधा टूरिस्टों के लिए अब निःशुल्क नहीं रखेंगे, कुछ हम उनसे चार्ज करेंगे। जो भी चार्ज मुख्यालय निर्धारित करेगा वो चार्ज लेना स्टार्ट कर देंगे। और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम गाइडों के हमेशा हित में काम करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।